Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dinish and today we will discuss about what is database systems. तो डेटाबेस को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटाबेस बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि हमने थ्रू आउट दिस कोर्स डेटा से ही काम करना है। तो हमें सबसे पहले डेटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो डेटा की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ मटेरियल होता है हमारे पास डेटा, जिसमें हम कुछ प्रोसेसिंग लगाकर तो बाद में यूजफुल रिजल्ट्स जो हैं या मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करते हो, उससे जो आपको मीनिंगफुल डेटा ऑब्टेन आप करते हो, उसको बेसिकली आप इंफॉर्मेशन कहते हो। तो आपका जो डेटा है उसको वेरियस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, एट्सेट्रा, वीडियोस, ऑडियोस, एवरीथिंग। बट इट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ठीक है। तो हमने देखा कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस क्या चीज़ है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, जिसको हमने कंप्यूटर में एक सिंगल रिपोजिटरी में सेव किया होता है। तो बेसिकली हम डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं या डेटा ऑफ डेटा। इसके लिए बाद में एडवांस्ड वेरिएंट्स भी यूज़ की गई हैं जिसको हम मेटा डाटा कहेंगे। लेकिन अभी हम डेटाबेस से ही स्टार्ट करेंगे कि डेटाबेस क्या है, इसको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या था। तो पहले जब डेटा फाइल्स में स्टोर किया जाता था तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों को मैनेज करना एक मुश्किल काम होता था। अगर हम 1960s में जाएं तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली फाइल्स की फॉर्म में सेव किया जाता था। आपके पास रिकॉर्ड जो था वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड फाइल्स में ही सेव किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें या कॉलेज की बात करें या स्कूल की बात करें, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स का डाटा था वो रजिस्टर्स में सेव किया जाता था, जिसमें स्टूडेंट्स के वेरियस फील्ड आ जाते थे। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका NIC नंबर या बेस फॉर्म नंबर, देन आपका एड्रेस, ये तमाम चीज़ें इनको एक ही जगह पर मेंटेन किया जाता था, लेकिन फाइल्स में। अब फाइल्स में डाटा को स्टोर करना बहुत मुश्किल हो गया। जो जो डाटा की तादाद बढ़ती गई, ह्यूज अमाउंट में हमारे पास जब डाटा आया तो उसका रिकॉर्ड फाइल्स में मेंटेन करना एक मुश्किल काम बन गया। फिर हमने क्या किया, डेटाबेस में सारा डाटा कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर में। उससे क्या हुआ, हमारे पास डाटा जो है वो एक ही जगह पर तो आ गया, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो डेटाबेस को हमने क्यों यूज़ किया था, फाइल सिस्टम को हमने रिप्लेस किया था डेटाबेस सिस्टम से। तमाम का तमाम डाटा जो फाइल्स में था वो हमने डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया या सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम बहुत आसानी से उस डाटा पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बेसिकली डाटा को सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आप वो फाइल्स में करो, चाहे वो आप कंप्यूटर में करो या आप कहीं भी करो। लेकिन जब आपने उस डाटा पे प्रोसेसिंग करनी होती है तो वो एक हैंडी होनी चाहिए, उसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हो, तो अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने रिकॉर्ड सेव किया हुआ है, फाइल सिस्टम में भी और डेटाबेस सिस्टम में भी, तो फाइल सिस्टम में मुझे मैनुअली जाकर उस स्टूडेंट को तलाश करना पड़ेगा, जिसमें खासा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में मैं एक क्यूरी लिखूंगी। ये क्यूरीज क्या होती हैं, ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में जाकर सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, एक सर्च की क्यूरी लिखेंगे और आपका डाटा डेटाबेस में से विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स आ जाएगा।
फिर आप इसी तरह से डाटा को अपडेट कर सकते हो। अगर आपका कोई स्टूडेंट जो आप स्टोर है डेटाबेस में और फाइल सिस्टम में भी, दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने फाइल सिस्टम के ऊपर डेटाबेस को प्रायोरिटी क्यों दी। अब मेरे पास एक स्टूडेंट है और उसके डाटा में मुझे करेक्शन करनी है, तो सबसे पहले तो उसी तरह से मुझे फाइल में से मैन्युअली जाकर उसका डाटा तलाश करना पड़ेगा। जब मुझे उसका डाटा मिल जाएगा फिर जाकर मैं उसकी अपडेशन करूंगी, ठीक है। लेकिन पहले तो डाटा जो है वो रजिस्टर्स वगैरह की फॉर्म में सेव होता था, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा या मुझे उसकी नई एंट्री जाके डालनी पड़ेगी, तो वो एक बहुत हेक्टिक वर्क है। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में मैं क्या करूँगी, सिंपल दो क्यूरीज लगाऊंगी, एक सर्च की और दूसरा उसका डाटा अपडेट कर दूंगी। मुझे उसकी जो भी फील्ड चेंज करनी है, उसका नाम चेंज करना है, उसका बेस फॉर्म नंबर चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा कुछ भी चेंज करना है, तो डेटाबेस सिस्टम को आज के दौर में इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। चूँकि जैसे-जैसे जूँ-जूँ टाइम गुज़रता जा रहा है, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा मिक़दार में जमा होता जा रहा है। अब उस सारे डेटा को किसी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जमा रखना, उसको अच्छे तरीके से स्टोर करके, ताकि हम बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इसको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से मैनेज करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बता दी हैं, लेकिन सबसे जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये डाटा इनकंसिस्टेंसी को एलिमिनेट कर देता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि डाटा जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में बहुत सारी जगहों पे पड़ा है, तो वो क्या है, डाटा इनकंसिस्टेंट है। और अगर मैंने किसी एक जगह पे जाके उस डाटा को चेंज किया है तो बाकी तमाम जगहों पे जो उसका डाटा है वो सारा मिसमैच हो जाएगा और मेरा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगी कि मेरा डाटा एम्बिगुअस हो गया। तो डेटाबेस सिस्टम ने हमें क्या किया, ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हमारा जो डाटा है वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में सेव रहता है। फिर हमारे पास जो डाटा इनॉमलीज हैं, पहले हमारे पास जो फाइल सिस्टम में डाटा इनॉमलीज आ जाती थी, वो डेटाबेस सिस्टम की वजह से रिमूव हो गई हैं। फिर डाटा डिपेंडेंसी का बहुत बड़ा इशू था फाइल सिस्टम में, जो डेटाबेस सिस्टम ने रिजॉल्व कर दिया है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी फाइल सिस्टम में। किस तरह से, मैंने आपको बताया, अगर आपने एक स्टूडेंट का जाके रिकॉर्ड चेंज करना है तो आप किस तरह से करोगे, वो तो उसको जो मैंने एक फील्ड दिया उसमें तो उसका डाटा ऑलरेडी फिल्ड है, तो उस एंट्री को वहां से मैं फाड़ने से तो रही, तो या तो मुझे उसको नई जगह पे जाके सेव करना पड़ेगा, तो फिर पुराना डाटा उसको किस तरह से मैं रिमूव या डिस्कार्ड करूँगी। तो पहले हम जब डाटा को स्टोर करते थे तो हम उसके स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे। अब इस तरह से नहीं है, आपने कोई नई फील्ड लगा के किसी एक स्टूडेंट का एडिशनल डाटा सेव करना है तो भी डाटाबेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर इसका सबसे जो अच्छा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर कर लेता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का जो डाटा है वो इसको स्टोर कर लेता है एक ही जगह पर। फिर हमारी जो डेटाबेस में एक और फैसिलिटी है वो ये है कि ये डाटा के रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। पहले अगर मेरा डाटा 10 जगहों पर पड़ा था तो उसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था। 10 जगहों पे पड़ा होने का मतलब है कि वो 10 फाइल्स में जाके सेव होता था। अगर मैंने उस डाटा को चेंज करना है तो मेरे लिए एक बहुत ही वो टफ जॉब होती थी कि मैं उसको एक जगह पे जाके चेंज करूँ, तो बाकी जगहों पे वो किस तरह से चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अब आजकल जो डेटाबेस सिस्टम हमारे पास चल रहा है उसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी तो ख़त्म हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा डाटा अगर एक मल्टीपल प्लेसेस पे पड़ा भी हुआ है तो हमारे पास रिलेशनशिप्स इस तरह से आ गए हुए हैं। हम ये भी देखेंगे डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन से रिलेशनशिप हैं और उनका क्या मतलब है। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे लिए डाटा को मैनेज करना बहुत इजी हो गया है। और इसके अलावा हमारे पास एक्सेस पाथ जो है, क्या हम डाटा को किस, जो डाटा जिन प्लेसेस पे पड़ा है हम आसानी से वहाँ पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं।
देन ये मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम को बयान किया गया है कि पहले जो फाइल सिस्टम है उसमें क्या होता था, तमाम डाटा जो है वो वेरियस प्लेसेस पे प्लेस किया जाता था। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का डाटा जो था वो पर्सनल डिपार्टमेंट में होता था। फिर मेरे पास जो कस्टमर सेल्स एंड इन्वेंट्री है वो सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे उसको हैंडल करते थे। इसी तरह अकाउंट्स का जो डाटा है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में स्टोर किया जाता था। और फिर अगर हमें इन तीनों डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें अलग अलग जाकर पर्सनल डाटा पे जाकर डिपार्टमेंट से हमें एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन गेट करना पड़ती थी, सेल्स डिपार्टमेंट से कस्टमर्स की, सेल्स की, इन्वेंट्री की, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से जाकर अकाउंट्स की। लेकिन डेटाबेस सिस्टम ने क्या किया है, ये तमाम डाटा एक ही जगह पर हमें प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है इसको कंट्रोल कर रहा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपके जो तमाम यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स में आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले भी हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी हैं, पर्सोनल डिपार्टमेंट वाले भी हैं। उन सब को इस डाटा की एक्सेस इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम फर्दर जाकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे भी, ये क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से ये डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ये इसी तरह से है जैसा कि आपका सीपीयू जो है वो आपके कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डेटाबेस सिस्टम का इन्वायरमेंट। डेटाबेस सिस्टम के इन्वायरमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर आप सबको पता है कि आपके जितनी भी पैराफेरल डिवाइसेस होती हैं एंड द डिवाइसेस दैट वी कैन टच एंड फील, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के कंपोनेंट में हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो आ जाएंगे। आपके जो नेटवर्क्स हैं, केबल्स जो आपने यूज़ की हुई हैं टू मेंटेन दैट नेटवर्क, फिर आपकी पेरिफेरल्स सारी वो सारी की सारी आ जाएंगी, चाहे वो आपका प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, जो भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर की कंपोनेंट में आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात आई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट उसी तरह से है जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होता है, इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, आप डाटा को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। आप MS एक्सेस में जाकर अपने डेटाबेसेस बना सकते हो, SQL सर्वर में जाकर बना सकते हो, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है उसमें जाकर आप अपने डाटा को बना सकते हो, इसी तरह DB2 है। फिर हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये क्या करते हैं, ये आपकी डाटा की जो एक्सेस है और उसको आपने जो मैन्युपुलेट करना है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से, अब आपने अपने डाटा पे कोई भी डिसीजन करना है या प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए जो भी आप क्यूरीज जनरेट करोगे वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होगे। डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, और ये आपको हेल्प करता है कि आप डेटाबेस सिस्टम को किस तरह से मैनेज करोगे। इसके बाद आपकी आ जाते हैं पीपल, जिन्होंने डेटाबेस को यूज़ करना है। डिफरेंट टाइप्स के लोग जो हैं वो डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या करता है, ये हार्डवेयर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जिसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। फिर डेटाबेस डिज़ाइनर है। डेटाबेस डिज़ाइनर ने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है।
इसमें आपके कोडर प्रोग्रामर भी आ जाते हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हैं। फिर आप कह देते हैं सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स, जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। डेटाबेस डिजाइनर ने जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन किया, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स करेंगे। और एंड पे आ जाते हैं हमारे पास एंड यूजर्स, जिन्होंने उस डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस करना है, यूज करना है। और फिर मेरे पास आ जाते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम डेटाबेस को डिजाइन करने के कुछ प्रिंसिपल्स बना देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं। वो रूल्स और वो जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, कि इन्हीं को लगाकर हमने अपना डेटाबेस डिजाइन करना है। ठीक है। और एंड पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है डाटा। डाटा आपका, मैंने आपको पहले भी बताया क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। और डाटा जो है उसको हमने डेटाबेस में सेव करना होता है। ये वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, ये सिंबल्स की फॉर्म में हो सकता है, ये करेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें मैंने इन सब को शो किया है कि किस तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा होता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनको मेंटेन कर रहा होता है। देन आप क्या करते हैं, डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने डेटाबेस को कंप्यूटर पे मैनेज करना होता है। ठीक है। ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बेसिकली यही डिसाइड करते हैं कि किन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड, जो मैं पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करके आई हूँ, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये डिसाइड करता है कि किन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए हमने डेटाबेस को मैनेज करना है। ठीक है। देन आपके पास आ जाता है डेटाबेस डिजाइनर, जो उन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए या अपने जहन में रखते हुए डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं आपके सिस्टम एनालिस्ट या प्रोग्रामर्स। ये क्या करते हैं, ये ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखते हैं जिनके थ्रू आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में से डाटा को एक्सेस करते हो, और वो डाटा जो है वो हमारे एंड यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। तो सारी कहानी जो है वो बेसिकली एंड यूजर से स्टार्ट हो रही होती है। मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे कहता है कि भाई मैंने डेटाबेस इस तरह से डिज़ाइन करनी है और मुझे इस टाइप का डाटा उसमें स्टोर करना है। ठीक है। तो उससे मैंने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो गैदर करने हैं, और फिर ये जो बाकी की सारी टीम है इसका काम है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। ठीक है। तो ये मेरे पास एक हायरार्की है किस तरह से डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट में काम किया जाता है। देन मेरे पास आ जाती हैं डेटाबेस सिस्टम की टाइप्स। सबसे पहले है मेरे पास सिंगल यूजर वर्सेस मल्टी यूजर डेटाबेस। इसके नाम से ही जाहिर होता है सिंगल यूजर डेटाबेस क्या होगा, जिसमें एक ही पर्सन डाटा को यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, ये आपका सिंगल यूजर डेटाबेस है। आपके मोबाइल में भी डेटाबेस यूज हो रहा होता है, आपके जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी डेटाबेस है जिसमें सारा डाटा जो है स्टोर किया गया है। डेटाबेस की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो है हमारे पास डिक्शनरी, या आपकी जो मोबाइल टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, वो भी मेरे पास एक गुड एग्जांपल है डेटाबेस की, जिसमें डाटा जो है वो सेव किया होता है। तो सिंगल यूजर में आपके जो डेस्कटॉप डेटाबेस होते हैं उसको हम सिंगल यूजर कहते हैं। फिर आपका आ जाता है मल्टी यूजर डेटाबेस, जिसमें नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज कर जाते हैं। मुख्तलिफ लोग डेटाबेस में से डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि मेरे पास मल्टी यूजर डेटाबेस है। उसमें मेरे पास वर्क ग्रुप डेटाबेस आ जाते हैं। वर्क ग्रुप डेटाबेस में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं जो एक स्मॉल नेटवर्क के थ्रू डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। फिर मेरे पास एंटरप्राइज डेटाबेस आ जाती हैं। आजकल एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी यूज हो रही हैं,
उसमें मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो एंटरप्राइज डेटाबेस को सपोर्ट कर रही होती हैं। फिर आपका आ जाता है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, जिसमें डाटा जो है वो एक ही जगह पर पड़ा होता है, एक ह्यूज अमाउंट में एक ही जगह पे डाटा पड़ा होता है। तमाम यूजर्स जो हैं वो वहीं पे जाकर उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस है। आपका जो सर्वर है वो आपकी सेंट्रल एंटिटी होता है, जिसमें तमाम डाटा जो है वो स्टोर हुआ होता है, और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो उस सर्वर से डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, जिसमें डाटा एक ही जगह पर मौजूद होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका यही है कि तमाम का तमाम डाटा एक ही जगह पर मौजूद होता है और हम एक ही जगह से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि अगर मेरी जो मेन रिपोजिटरी है उसमें डाटा करप्ट हो जाता है या डाटा डिलीट हो जाता है तो मैं उस डाटा को रिकवर नहीं कर सकूंगी। ठीक है, इसी तरह मेरे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डेटाबेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है अमंग डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो एक ही जगह पर नहीं पड़ा था। ठीक है, एक स्मॉल नेटवर्क होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं। उसमें जितने भी आपके पर्सन इंक्लूड हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, लाइक 5 to 10 आप कर लो, तो वो उन सब के पास डेटाबेस जो है उसके पास एक पोर्शन होगा, उसके पास नेक्स्ट पोर्शन होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका यही फ़ायदा है कि अगर एक जगह पे डाटा डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो उसको हम दूसरी जगह पे जाकर रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस क्या हैं, ट्रांजैक्शनल और प्रोडक्शन यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं डेटाबेस को। डिसीजन सपोर्ट और डेटा वेयर हाउसेज में यूज होता है, जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, हम डाटा से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं डेटा वेयर हाउसेज के थ्रू। फिर मेरे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं। लास्ट स्लाइड्स में हम बात कर कर आए थे कि जो फाइल सिस्टम है उसमें डाटा इनकंसिस्टेंट था और डाटा की कोई इंटेग्रिटी नहीं थी। तो बेसिकली हमने हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हमने डाटा को कंसिस्टेंट करना है और हमें डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो अचीव करनी है। यही ऑब्जेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं कि इट गारंटी द इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि अगर एक जगह पर आप जाकर डाटा को चेंज भी कर रहे हो तो वो जो हम रिलेशनशिप्स की बात कर कर आए थे उनके थ्रू बाकी तमाम जगहों पर जो कॉपीज पड़ी होते हैं डाटा की उन सब में भी चेंजेस आ जाते हैं। इट हैज सेवरल फंक्शंस। सबसे जो पहला है वो है डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट में क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ द डाटा एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर स्टोर्ड इन आर डाटा डिक्शनरी। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी जो डिक्शनरी होती है, जिसमें आपकी जो डिक्शनरी है उसमें भी डाटा जो है वो स्टोर होता है लेकिन एक ऑर्डर से। तो डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया गया है। इट रिमूव डेटा एंड स्ट्रक्चर डिपेंडेंसीज। देन है डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट। चूंकि अब स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी नहीं रही हमारे पास तो डाटा को स्टोर करना एक बहुत ही आसान काम हो गया। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, relieving us from the distinct between logical data format and physical data format। अब जब आप डाटा को, अच्छा मेरे पास दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं, यूज होते हैं, एक को हम कहते हैं लॉजिकल डाटा फॉर्मेट और दूसरे को हम कहते हैं कि फिजिकल डाटा फॉर्मेट। लॉजिकल क्या होता है कि हमने जिस तरह से डाटा को डेटाबेस में
स्टोर करना है, उसको हम कहते हैं ये लॉजिकल डाटा फॉर्मेट है। लेकिन एक्चुअल वो डाटा किस तरह से हमने स्टोर किया होता है वो उसको हम कहते हैं मेरे पास फिजिकल डाटा फॉर्मेट। देन आगे आ जाती है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। पहले क्या था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपकी फाइल सड़ गई गल गई, उसको बचाना पड़ता था पानी से, मौसम की खराबी से आपका जो डाटा है वो वेस्ट हो जाता था। आपको डाटा को स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए अच्छी क्वालिटी के पेन पेंसिल दरकार थे। लेकिन अब ये सब हेडिक नहीं है हमारे पास। अब हम डाटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट से स्टोर करते हैं जिसमें उसके गलने सड़ने का हमें कोई खदशा नहीं होता। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बहुत गुड है। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसका क्या मतलब है कि अब डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है। देन हमारे पास है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। अगर आपका फाइल सिस्टम में से कोई फाइल जो है वो जल गई या ख़राब हुई या डाटा लॉस हो गया तो आप उसको बैकअप नहीं कर सकते, लेकिन अब हम डाटा को बैकअप भी कर सकते हैं, डाटा की रिकवरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा जो है उसके लॉस होने के बहुत कम खदशात होते हैं। फिर डाटा इंटेग्रिटी मैनेजमेंट है। डाटा जो है वो हमने एक चूँकि फॉर्मेट के थ्रू सेव किया होता है और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो अब हमने डाटा की इंटेग्रिटी जो है उसको भी अचीव कर लिया है थ्रू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डाटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं जिसमें आपकी क्यूरी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, DDL एंड DML। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारी SQL स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से हम डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी क्यूरीज हैं जिनको हम लगा सकते हैं और उन क्यूरीज का क्या मतलब है। फिर डेटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेसेस हैं। डिफरेंट इंटरफेसेस प्रोवाइड किए हैं हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिनके थ्रू हम डेटाबेस पे जाकर डाटा को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।